विविध ऑडियो बुक, विविध कहानियां, विविध रंग। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ब्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानी, पहेलियों की तान। ब्योमकेश और मैं किसी सरकारी काम से कटक गए थे। कुछ दिनों बाद हमें महसूस हुआ कि काम जल्दी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में लगे दस्तावेजों के अंबार के बीच से सत्य को खोज निकालना कोई आसान काम नहीं था। उसी के अनुसार ब्योमकेश कटक में ही रुके रहे, जबकि मैं कलकत्ता वापस चला गया। घर में किसी पुरुष की अनुपस्थिति में किसी बंगाली की गृहस्थी चलने की आशा कैसे की जा सकती थी। बहरहाल कलकत्ता वापस आने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। ब्योमकेश की अनुपस्थिति में मैं स्वयं को थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और दिन छोटे होने लगे थे। फिर भी मेरा समय नहीं कट रहा था। गाहे बगाहे मैं दुकान चलाने वाले प्रभात की मदद करने दुकान पर चला जाता और कोई नई पांडुलिपि होती तो उसे पढ़ लेता था। फिर भी मेरे पास सारा दिन करने के लिए कोई खास काम नहीं था। तभी शाम का समय बिताने के लिए अप्रत्याशित रूप से मेरे सामने एक अवसर स्वयं उपस्थित हो गया। हम एक 3 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल के 5 कमरों में रहते थे, जबकि अनेक कार्यालयों में काम करने वाले 1 दर्जन अथवा उससे कुछ अधिक लोग पहली मंजिल पर बने मेस में रहते थे। भूतल पर प्रबंधक का कमरा, भंडारगृह, रसोई तथा भोजनालय बने हुए थे। इमारत के एक कोने में एकाकी भंडारी का कक्ष बना हुआ था। हम वहां रहने वाले लोगों से परिचित थे, परंतु किसी से विशेष रूप से हमारी घनिष्ठता नहीं थी। एक शाम को अंधेरा होने के बाद मैं अभी अपने कमरे की बत्तियां जलाकर पत्रिका पढ़ने बैठा ही था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने के बाद मैंने देखा कि एक अधेड़ आयु के सज्जन मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैंने उन्हें अपनी इमारत की पहली मंजिल पर 1 या 2 बार देखा था। उन्होंने हाल में ही अपने रहने के लिए उस मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया था। उन्होंने उस मंजिल का सबसे अच्छा कोने वाला कमरा अपने कब्जे में कर लिया था। उन्होंने गरम नेहरू जैकेट और रेशमी चूड़ीदार पाजामा पहन रखा था, जिसे देखकर लगता था कि वो एक सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनके बाल सफेद की अपेक्षा काले अधिक थे। वे एक सुशिक्षित एवं सभ्य व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। मेरा स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा, मेरा नाम भूपेश चटर्जी है और मैं इस इमारत की पहली मंजिल पर रहता हूं। मैंने आपको कभी कभार देखा था, मैंने उत्तर दिया, लेकिन मैं आपके नाम से परिचित नहीं था। कृपया अंदर आइए। मैंने उन्हें अपने कमरे में बैठने के लिए कुर्सी दी। उन्होंने बताया, मैं 1.5 महीना पहले कलकत्ता आया था। मैं एक बीमा कंपनी में काम करता हूं और ये नहीं कह सकता कि कल कहाँ रहूंगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कंपनी कभी भी मेरा तबादला कर सकती है। आप एक बीमा कंपनी के लिए काम करते हैं, मैंने थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई पॉलिसी नहीं ली है और नहीं मेरा अभी कोई पॉलिसी लेने का इरादा है। मैं उसके लिए आपके पास नहीं आया हूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात सही है कि मैं बीमा कार्यालय में काम करता हूं, लेकिन मैं बीमा एजेंट नहीं हूं। मैं यहां इसलिए आया था कि थोड़ी व्यथित खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मुझे ब्रिज खेलने की लत है। जब से मैं यहां आया हूं, मुझे एक दिन भी खेलने का अवसर नहीं मिला है। मैं एक मौका पाने के लिए तड़प रहा हूं। बहुत कोशिश के बाद मुझे 2 खिलाड़ी मिल गए हैं। वे दोनों पहली मंजिल के कमरा संख्या 3 में रहते हैं। दिक्कत यह है कि अभी तक मुझे चौथा खिलाड़ी नहीं मिल पाया है। हमने कुछ दिनों तक ब्रिज खेलने का भरसक प्रयास किया, परंतु असली मजा नहीं आया। मैंने सोचा कि आज मैं अजीत बाबू से पूछूंगा कि क्या उनकी इस खेल में रुचि है। ये बात सही है कि मैं कभी ब्रिज खेलने में अत्यंत रुचि लेता था। मैं न केवल रुचि लेता था, बल्कि मैं उसके लिए पागल रहता था। चूंकि मैंने बहुत अधिक समय से नहीं खेला है, इसलिए मेरी तड़प समाप्त हो गई है। मैं आज भी महसूस करता हूं कि अकेलेपन में उबाऊ पत्रिका पढ़ने से ज्यादा अच्छा ब्रिज खेलना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने कहा।
ये सच है कि बहुत समय से मेरा अभ्यास छूट गया है, लेकिन अभी भी क्यों नहीं? मेरा उत्तर सुनकर भूपेश बाबू खुशी से उछल पड़े और बोले, चलिए फिर मेरे साथ। मैंने अपने कमरे में सारा इंतजाम कर रखा है, समय क्यों नष्ट करें? प्लीज आप अभी जाइए, मैं भी आपके पीछे पीछे एक कप चाय पीकर आता हूं। मैंने कहा, अरे नहीं, चाय तो आप मेरे कमरे में भी पी सकते हैं, आप अभी मेरे साथ चलिए, उन्होंने उत्तर दिया। उनकी उत्सुकता देखकर मैं मुस्करा पड़ा। किसी समय मैं भी उन्हीं की तरह उत्साही था। ब्रिज खेले बगैर मुझे लगता था जैसे मेरी शामें सूनी थी। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। ब्योमकेश की पत्नी सत्यवती को सूचित करके मैं भूपेश बाबू के साथ नीचे चला गया। जब आप सीढ़ियों से नीचे पहली मंजिल पर जाएंगे तो पाएंगे कि पहला कमरा भूपेश बाबू का था। अपने दरवाजे के पास खड़े होकर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जल्दी यहां आओ, राम बाबू, वनमाली बाबू। मैंने अजीत बाबू को पकड़ लिया है। गलियारे के बीचों बीच 3 नंबर कमरे से 2 सिर बाहर निकले और उसके बाद ये कहते हुए अदृश्य हो गए कि अभी आता हूं। भूपेश बाबू मुझे अपने कमरे में ले गए और बत्ती जला दी। कमरा काफी बड़ा था। उसमें सरिया लगी हुई लकड़ी की 2 खिड़कियां लगी थी, जिनसे सामने वाली सड़क साफ दिखाई देती थी। कमरे के एक किनारे बेड पड़ा था, जिस पर चादर बिछी हुई थी। दूसरे किनारे पर एक अलमारी थी, जिसके ऊपर एक चमचमाता स्टोव और चाय बनाने के लिए अन्य जरूरी सामान रखा था। कमरे के बीचों बीच एक छोटी मेज पर 4 कुर्सियां लगाई गई, जिसे देखकर लगता था कि वो ताश खेलने के लिए ही बनाई गई थी। इसके अलावा कमरे में एक और छोटे मोटे फर्नीचर समेत एक ड्रेसिंग टेबल और दराजों वाली अलमारी थी। वे सभी चीजें कमरे को देखने योग्य बनाती थी। भूपेश बाबू की रुचि इस मामले में पश्चिमी देशों से मेल खाती थी। मुझे एक कुर्सी पर बैठाने के बाद उन्होंने कहा, अब मैं केतली चालू कर देता हूं, कुछ मिनट बाद चाय तैयार हो जाएगी। उन्होंने स्टोव जलाकर केतली उसके ऊपर रख दी। इस बीच राम बाबू और वनमाली बाबू भी आ गए। हमारा पूर्व परिचय होने के बावजूद भूपेश बाबू ने एक बार फिर हमारा आपस में परिचय कराया। ये रामचंद्र रॉय और ये वनमाली चंद्र है। ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं और एक ही बैंक में काम करते हैं। मैंने इनके अंदर अन्य समानताएं भी देखी हैं। पहले मैं शायद इसलिए नहीं देख पाया था क्योंकि दोनों को कभी एक साथ देखने का अवसर नहीं मिला था। दोनों की आयु 45 और 50 वर्ष के मध्य थी। दोनों ही मोटे और थुलथुले तथा नाटे कद के थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे दोनों जुड़वा भाई हों। ये समानता निश्चय ही जन्मजात थी। मैं उन्हें हैरान करना चाहता था। आखिरकार मैं भी तो ब्योमकेश का मित्र था। क्या आप दोनों संबंधी हैं? मैंने पूछा। उन दोनों ने चकित होकर मेरी ओर देखा। नहीं, राम बाबू ने थोड़ी बेरुखी से उत्तर दिया। मैं वैद्य हूं और वनमाली कायस्थ है। उनका उत्तर सुनकर मैं दंग रह गया। अभी मैं कोई स्पष्टीकरण देने के बारे में सोच ही रहा था कि भूपेश बाबू मेरे बचाव के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आ गए। उसके बाद चाय आई। फुर्ती से चाय पीकर हम लोग ताश खेलने बैठ गए। उनके जुड़वा भाई होने का विषय भुला दिया गया। खेल प्रारंभ होने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं अभी ताश खेलने की कला भूला नहीं था। मेरे खेलने और दांव लगाने का कौशल यथावत था। बाजियां बहुत छोटी थी। खेल खत्म होने के बाद अधिकतम 4 आने की हार जीत होती थी, लेकिन बिना दाव लगाए ताश, ब्रिज खेलने में कोई मजा नहीं था। राम बाबू और मैं पहले बाजी या रबड़ में साथी थे। राम बाबू ने मोटी सी सिगार जलाई और मैंने और भूपेश बाबू ने अपनी अपनी सिगरेट जला ली। वनमाली बाबू अपनी लौंग और सुपारी से ही संतुष्ट थे। इसके बाद हमने खेलना शुरू किया। प्रत्येक बाजी के बाद ताश फेंटे जाते और खिलाड़ियों का जोड़ा भी बदल जाता था। वे तीनों अच्छे खिलाड़ी थे। हम लोगों के बीच अधिक बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि सबका ध्यान खेल पर था। केवल सिगार और सिगरेट के सिरे ही हमारे हाथों में लगातार चमक रहे थे।
भूपेश बाबू एक बार खिड़की खोलने के लिए उठे थे और वापस आकर दोबारा खेल में व्यस्त हो गए थे। हमारा खेल समाप्त हुआ तो 9 से अधिक बज चुके थे। नौकर 2 बार पहले ही हमें खाना खाने के लिए याद दिला चुका था। जब हमने हिसाब लगाया तो पता चला कि मैं 2 आने जीत चुका था। जीत का पैसा अपनी जेब में रखते हुए मैं हर्षित होकर उठ खड़ा हुआ। हम लोग कल फिर खेलेंगे, क्यों? भूपेश बाबू ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम अवश्य खेलेंगे, मैंने कहा। जब मैं ऊपर अपने कमरे में गया तो सत्यवती ने रोष जताते हुए कहा कि सर्दी की रात में 9:15 बजे खाना खाने में बहुत देर हो जाती है, लेकिन ब्रिज के खेल में इतने लंबे समय बाद अपनी जीत से मैं अत्यंत प्रसन्न था। इसलिए मैंने उसकी धमकी को हंसी में उड़ा दिया। उसके बाद हम लोग लगभग रोजाना ताश खेलने लगे। शाम को लैंप जलते ही हमारा खेल शुरू हो जाता और रात 9 बजे तक चलता था। 5 या 6 दिनों के बाद मैंने उन लोगों पर अपनी धाक जमा ली थी। भूपेश बाबू अत्यंत सुकुमार हृदय वाले मृदुभाषी एवं मिलनसार तथा ब्रिज के खेल में भारी रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। राम बाबू एक गंभीर, चुप्पा और दूसरों की गलती निकालने वाला आदमी था। वनमाली बाबू राम बाबू की बहुत इज्जत करते थे और अपना महत्व जताने का असफल प्रयास करते रहते थे। दोनों ही अस्पष्ट पूर्वी बंगाली बोली में बात करते थे। हम लोग लगातार 6 दिनों तक प्रसन्नतापूर्वक ब्रिज खेलते रहे। हमारा खेल एक प्रकार से नियमित संस्थान का स्वरूप ग्रहण करने लगा था कि इसी बीच हमारी नीचे वाली मंजिल पर एक अप्रत्याशित घटना घट गई, जिसके कारण हमारी नियमित बैठक में बाधा पड़ गई। भूतल पर रहने वाले एकमात्र किराएदार नटवर नश्कर की अचानक हत्या हो गई थी। एक और जहां यह बात सच थी कि हम लोगों का उसके साथ कोई सीधा संबंध नहीं था, फिर भी जब कोई नाव नदी में चलती है तो उसके किनारे उसकी लहरों से अछूते नहीं रह पाते हैं। उस दिन शाम को 6:30 बजे मैं शॉल ओढ़कर अपना खेल खेलने जा रहा था। चूंकि मुझे थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं बड़ी फुर्ती से सीढ़ियां उतर रहा था और मेरे सैंडल की आवाज सीढ़ियों पर साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं आखिरी पायदान पर पहुंचा, एक तेज धमाका सुनकर मैं जहां का तहां ठहर गया। मैं धमाके वाले स्थान का अनुमान नहीं लगा सका। वो सड़क पर किसी कार की आवाज भी हो सकती थी, लेकिन धमाके की आवाज उससे अधिक तेज थी। गली से कानों को बहरा कर देने वाली कोई आवाज आना संभव नहीं था। मामूली ठहराव के बाद मैं भूपेश बाबू के कमरे की ओर चल पड़ा। बत्तियां जल रही थी। भूपेश बाबू खिड़की के सरिये पकड़कर बाहर की ओर देख रहे थे, जबकि राम बाबू और वनमाली बाबू उनके पीछे खड़े होकर बाहर की ओर झांक रहे थे। कमरे में मेरे प्रवेश करते ही भूपेश बाबू ने उत्तेजित होकर कहा, उधर उधर, और 1 मिनट में गली में दौड़ गए। क्या तुमने उसे देखा? उसने एक भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। आखिर मामला क्या है? मैंने पीछे से पूछा। सभी लोग मेरी ओर मुड़ गए। क्या तुमने धमाके की आवाज सुनी? भूपेश बाबू ने पूछा। वो आवाज इसी खिड़की के नीचे गली से आई थी। मैंने अभी खिड़की खोली ही थी कि नीचे से तेज धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो एक आदमी मुझे गली में भागता दिखाई पड़ा था। हमारी इमारत मेन रोड पर थी। एक पतली सी गली उस सड़क से इमारत की बगल से हमारे पिछले दरवाजे तक जाती थी। घर में काम करने वाले नौकर आने जाने के लिए उसी गली का प्रयोग करते थे। मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इस कमरे के नीचे वाले कमरे में कोई रहता था। वो आवाज उस कमरे से नहीं आई थी। क्यों? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, भूपेश बाबू ने कहा। मेरे कमरे के नीचे वाले कमरे में कोई रहता अवश्य है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता हूं। राम बाबू और वनमाली बाबू ने आपस में नजरें मिलाई, जिसके बाद अपना गला साफ करते हुए राम बाबू बोले, नीचे वाले कमरे में नटवर नश्कर रहता था। आइए चलकर देखते हैं, मैंने कहा। यदि वह अंदर होगा तो हमें बता देगा कि किस चीज की आवाज थी। तीनों में से कोई भी वहां जाने का इच्छुक नहीं था, लेकिन मैं ब्योमकेश जैसे सत्य शोधक व्यक्ति का मित्र था। भला मैं उस आवाज के स्रोत का पता लगाने से कैसे चूक सकता था? आइए
हम लोग अपना खेल शुरू करने से पहले एक बार उसे देख आते हैं। मैंने कहा, यदि वो रोजमर्रा की आवाज होती तो मैं उससे परेशान नहीं होता, लेकिन यदि किसी ने गली से आकर नटवर बाबू के कमरे में कोई पटाखा फेंका था तो हमें उसका पता लगाना ही चाहिए। क्या हमें नहीं लगाना चाहिए? वे तीनों उदास होकर मेरे साथ चल पड़े। प्रबंधक शिवकाली बाबू के कमरे में ताला लगा हुआ था और भंडार गृह का दरवाजा भी बंद था। भोजनालय का कमरा खुला हुआ था, क्योंकि उसमें कुछ छोटे स्टूलों के अलावा कुछ भी नहीं था। केवल नटवर बाबू का कमरा अंदर से बिना ताला बंद किए खुला हुआ था। उसे देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि नटवर बाबू कमरे के अंदर ही थे, इसलिए मैंने उन्हें नटवर बाबू कहकर आवाज दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब थोड़ी अधिक ऊंची आवाज में बोलने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। कमरे में अंधेरा था, कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन कमरे में हल्की गंध आ रही थी। वो गंध बारूद की थी। हमने चकित होते हुए एक दूसरे की ओर देखा। दरवाजे के पास अवश्य ही कोई स्विच होगा। भूपेश बाबू ने कहा, ठहरो, मुझे बत्ती जलाने दो। मुझे एक ओर धकेलते हुए उन्होंने कमरे के अंदर झांका और उसके बाद अंदर जाकर स्विच टटोलने लगे। एक खटका दबाते ही बत्ती जल उठी। छत पर लगे बल्ब की रोशनी में हमने सबसे पहले जो चीज देखी वो था नटवर बाबू का शव। एक सफेद स्वेटर और धोती पहने वो कमरे के बीच में फर्श पर पीट के बल पड़ा हुआ था। उसका शव तिरछा हो गया था और छाती के पास से खून की मोटी धार निकलकर कमरे में फैल गई थी। नटवर नश्कर जब जीवित था तब भी कोई खास सुंदर नहीं था। वो मध्यम कदकाठी वाला आदमी था और उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। उसके चेहरे पर चेचक जैसे दाग थे, लेकिन मौत ने उसके चेहरे को और भी अधिक भयावह बना दिया था। मैं उसकी भयावहता का वर्णन नहीं करूंगा। आप शव की भंगिमा देखकर स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि मृत्यु का भय कितना डरावना होता है। शव को देखते ही राम बाबू अचानक जड़ हो गए और उनके गले से हिचकी जैसी आवाज निकली। अपनी अविश्वसनीय आंखों से उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वो कांपने लगे। वनमाली बाबू ने उनकी बाहों में अपने नाखून चुभाते हुए कहा, वो मर गया दादा, सचमुच मर गया है। उसके इस कथन से मैं कोई अनुमान नहीं लगा सका कि गोया उनकी अभिव्यक्ति किसी दुख की द्योतक थी अथवा आश्चर्य या खुशी की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मर चुका है। भूपेश बाबू ने अपने विवरण चेहरे के साथ कहा, वो गोली लगने से मरा था। वहां खिड़की पर देखो, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? बिना सरियों वाली खिड़की के पल्ले खुले हुए थे। उसकी दहली पर एक पिस्तौल पड़ी हुई थी। तस्वीर साफ हो चुकी थी। हत्यारे ने खिड़की के बाहर खड़े होकर नटवर नश्कर पर गोली चलाई थी। उसके बाद वो पिस्तौल को खिड़की की दहली पर टिकाकर भाग गया। अपने पीछे आती कदमों की तेज आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा। इमारत के मैनेजर शिवकाली चक्रवर्ती हमारे समीप आ रहे थे। वो दुबले पतले आदमी थे और अनावश्यक फुर्ती दिखा रहे थे। उनकी आंखें बेवजह व्याकुल दिखाई दे रही थी। वे जब तक कोई वाक्य 2 बार नहीं बोलते थे तब तक उन्हें संतोष नहीं होता था। आप सब लोग यहां हो, यहां हो। क्या मामला है? क्या मामला है? हमारे पास आते हुए उन्होंने पूछा। आप खुद ही देख लीजिए। उन्हें अच्छी तरह देखने के लिए हम लोग दरवाजे से एक तरफ हट गए। जब उन्होंने रक्तरंजित शव देखा तो शिवकाली बाबू की रूह कांप उठी। हे भगवान, हे भगवान, नटवर नश्कर मर गया। खून, खून। कैसे मरा ये? आप वहां जाकर खुद ही क्यों नहीं देख लेते? मैंने खिड़की की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। हे भगवान, पिस्तौल, पिस्तौल। जैसे ही उन्होंने खिड़की पर बंदूक देखी, शिवकाली बाबू हकलाते हुए बोले, नटवर बाबू की हत्या पिस्तौल से की गई थी। किसने मारा उसे? उसकी हत्या कब हुई? मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उसे किसने मारा था, मैंने उत्तर दिया। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि वो कब मारा गया था। लगभग 5 मिनट पहले। उन्हें मैंने सारी बात संक्षेप में बताई।
वो क्षुब्ध होकर शव को घूरने लगे। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि शिवकाली बाबू भूरे रंग की शॉल ओढ़े हुए थे। मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। अपनी घबराहट पर नियंत्रण करते हुए मैंने कहा, क्या आप अपने घर में नहीं थे? क्या आप कहीं बाहर गए थे? क्या? हाँ, मैं किसी काम से बाहर गया था, उन्होंने रोषपूर्ण स्वर में कहा। लेकिन अब क्या उपाय है? अब क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले हमारा काम पुलिस को सूचित करने का है, मैंने कहा। सही है, सही है, शिवकाली बाबू ने उत्तर दिया। लेकिन मेरे पास तो कोई फोन भी नहीं है। अजीत बाबू, आपके यहां टेलीफोन है? यदि आप कर सके, मैं तत्काल पुलिस को फोन करूंगा, मैंने कहा। लेकिन आप लोगों में से कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। पुलिस के आने तक सब लोग यही प्रतीक्षा कीजिए। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। कमरे में जाने से पहले मैंने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। मैंने भी भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। हम अपने क्षेत्र के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक प्रणव गुहा से परिचित थे। वो एक अधेड़ आयु के सक्षम पुलिस अधिकारी थे, परंतु वे ब्योमकेश से अधिक प्रभावित नहीं थे। एक ओर जहां उनके व्यवहार और बातचीत की कठोरता में मिलनसारिता का एक भी संकेत नहीं मिलता था, वहीं दूसरी ओर वो अंत में जरूरत पड़ने पर ब्योमकेश की चापलूसी भी करने लगते थे। इसके अतिरिक्त प्रणव बाबू सरकारी मामलों में गैर सरकारी तौर पर कड़ा रुख अपनाने से भी परहेज नहीं करते थे। टेलीफोन पर मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, सचमुच एक जासूस के अड्डे पर अपराध। लेकिन जब वहां आपके पास ब्योमकेश बाबू है, तो आपको मेरी क्या जरूरत है? उन्हें खुद ही जांच करने दीजिए। ब्योमकेश कलकत्ता में नहीं है, मैंने झुंझलाते हुए कहा। यदि वे यहां होते तो निश्चय ही अब तक इस मामले को अपने हाथ में ले चुके होते। अरे ठीक है, फिर मैं अभी आता हूं, निरीक्षक प्रणव ने कहा। उसने मंद मुस्कान के साथ फोन रख दिया और मैं नीचे चला गया। आधा घंटा बाद प्रणव बाबू अपने लावलशकर के साथ आए। मरे ऊपर नजर पड़ते ही वो मंद मंद मुस्कराए। उसके बाद उन्होंने शव का गंभीरतापूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने खिड़की की दहलीज से पिस्तौल को सावधानी से उठाया और उसे अपनी रूमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। अंततोगत्वा शव को वहां से भेजने के बाद उन्होंने कमरे में पड़ी एकमात्र कुर्सी पर बैठकर वहां मौजूद सभी लोगों और इमारत के अन्य निवासियों से पूछताछ शुरू कर दी। मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने उन्हें बता दिया। यहां अब मैं अन्य लोगों के बयानों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रबंधक शिवकाली बाबू अपने ब्रह्मचर्य की सौगंध से बंधे थे। दूसरे शब्दों में वे कुंवारे थे। वे इस बोर्डिंग हाउस को विगत 25 वर्षों से चला रहे थे। वो घर ही उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार था। नटवर नश्कर ने भूतल स्थित वो कमरा 3 वर्ष पूर्व किराए पर लिया था और तभी से उसमें उसका कब्जा था। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष थी और वो अन्य लोगों से अधिक मिलता जुलता नहीं था। राम बाबू और वनमाली बाबू महीने में एकाध बार उससे मिलने उसके कमरे में जाते थे। शिवकाली बाबू को भी नटवर से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो समय से उन्हें किराए का भुगतान कर देता था। शिवकाली बाबू जानते थे कि दोपहर बाद आलू सस्ते मिलने लगते थे, इसलिए वे आलू खरीदने के लिए उस समय गोदाम में गए थे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सारे आलू बिक चुके थे, इसलिए वे खाली हाथ वापस लौट आए थे। भूपेश बाबू एक बीमा कार्यालय में काम करते थे। 1.5 साल पहले कलकत्ता में उनका तबादला हुआ था। उनकी आयु लगभग 45 वर्ष थी। वे विधुर थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास कहने के लिए अपना कोई घर नहीं था। वे अपने काम के सिलसिले में सारे देश में भ्रमण करते रहते थे। भूपेश बाबू ने इस बात की सटीक जानकारी दी कि उन्होंने किस प्रकार ब्रिज खेलने के लिए अपना एक गुट बनाया था। उन्होंने उस शाम की घटना का विवरण देते हुए यह भी बताया था कि उन्होंने एक आदमी को भूरी शॉल ओढ़े हुए उधर से भागते देखा था, लेकिन वे उसका चेहरा पूरी तरह नहीं देख पाए थे। किसी भागते हुए आदमी का चेहरा कोई भी पीछे से नहीं देख सकता था, इसलिए उन्होंने कहा
कि यदि कोई आदमी उनके सामने लाया भी जाएगा तो उसे वह दोबारा पहचान नहीं सकते थे। रामचंद्र रॉय और वनमाली चंद्र के बयान एक जैसे ही थे। मैंने महसूस किया था कि पूछताछ के दौरान रामचंद्र बाबू जहां पूर्णतया धीर गंभीर बने रहे, वहीं दूसरी ओर वनमाली बाबू कुछ व्यथित दिखाई दिए थे। वे दोनों ही पहले ढाका में रहते थे और एक ही ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे। उन दोनों की पत्नियां और बच्चे विभाजन के बाद हुए दंगों में मारे गए थे, परंतु वे दोनों किसी तरह वहां से जिंदा बच निकलने में सफल हो गए थे। राम बाबू की आयु 48 वर्ष एवं वनमाली बाबू की आयु 45 वर्ष थी। वे कलकत्ता आने के बाद से इसी घर में रहते थे और एक बैंक में काम करते थे। इस तरह उन्हें वहां रहते हुए 3 साल बीत गए थे। उन्हें ब्रिज खेलने का शौक था, परंतु कलकत्ता आने के बाद उन्हें खेलने का कोई मौका नहीं मिला था। कुछ दिनों पूर्व भूपेश बाबू ने अपने कमरे में ब्रिज खेलने का प्रबंध कर लिया था, जिसके बाद से उनकी शामें बड़े खुशनुमा वातावरण में गुजरने लगी थी। भूपेश बाबू को अपने कमरे में प्रवेश करने के 5 मिनट के अंदर ही उन्हें गली में एक जोरदार धमाका होने की आवाज सुनाई पड़ी। नटवर बाबू को वे ढाका से ही जानते थे, लेकिन उनकी कोई खास निकटता नहीं थी। नटवर बाबू ढाका में अनेक उद्यमों के लिए एजेंट का काम करते थे। एक ही मकान में रहने के कारण उन दोनों की आपस में यदाकदा मुलाकात होती रहती थी। राम बाबू और वनमाली बाबू कभी कभार उनसे बातचीत करने के लिए उनके पास चले जाते थे। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि क्या नटवर बाबू का कोई अन्य मित्र भी था अथवा नहीं। उन्होंने एक सेकंड के लिए किसी आदमी को सूर्यास्त के समय भूरे रंग की शॉल ओढ़े और भागते हुए देखा था, और अब वे उसे दोबारा नहीं पहचान सकते थे। बाकी बचे किराएदारों में कोई भी कुछ बताने में सक्षम नहीं था। पहली मंजिल के दूसरे कोने वाले कमरे में चौसर का खेल चल रहा था, जिसमें 4 लोग खिलाड़ी थे और 4 लोग बैठकर उन्हें खेलते देख रहे थे। वहां मौजूद उन 8 लोगों का कहना था कि उन्होंने गोली चलने जैसा कुछ भी नहीं सुना था। उस किराए के मकान में रहने वाले अन्य लोगों ने केवल इतना बताया कि वे नटवर नश्कर से परिचित थे, लेकिन इसके अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई जानकारी नहीं थी। केवल नौकर हरिपाद ने कुछ कहा अवश्य, परंतु वह या तो अप्रासंगिक था अथवा महत्वहीन था। शाम को 6 बजे पहली मंजिल पर रहने वाले सुरेन बाबू ने हरिपाद को मेन रोड के एक रेस्तरां से नाश्ता लाने के लिए भेजा था। पिछली गली से वापस आते हुए उसने नटवर बाबू के कमरे में किसी को बड़बड़ाते सुना था। चूंकि दरवाजा बंद था, इसलिए वो न तो किसी को देख पाया और न ही साफ साफ कुछ सुन पाया। हरिपाद ने उस घटना पर विशेष रूप से इसलिए ध्यान दिया था क्योंकि नटवर बाबू के पास आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। वो समय के बारे में तो स्पष्टतया कुछ नहीं बता पाया, लेकिन सुरेन बाबू ने साफ साफ कहा कि उन्होंने हरिपाद को शाम को 6 बजे नाश्ता लेने के लिए भेजा था। दूसरे शब्दों में, नटवर बाबू की मृत्यु से आधा घंटा पहले उनसे मिलने कोई उनके कमरे में गया था। इमारत में रहने वाला कोई भी किराएदार नहीं था, क्योंकि किसी ने भी उससे मिलने की बात स्वीकार नहीं की थी। इस आधार पर नटवर से मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति कहीं बाहर से आया था। शायद ये वही आदमी रहा होगा जिसने भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। हरिपाद के बयान से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ था। इमारत में मौजूद सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर प्रणव ने कहा, आप सब लोग अब जा सकते हैं, क्योंकि अब हमें कमरे की तलाशी लेनी है। और हां, अजीत बाबू तथा शिवकाली बाबू इस बात को ध्यान में रखें कि जब तक हत्या की ये गुत्थी सुलझ नहीं जाती, तब तक आप दोनों लोग कलकत्ता से बाहर जाने की कोशिश न करें। आपके कहने का क्या अर्थ है? मैंने आश्चर्यपूर्वक पूछा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप और शिवकाली बाबू दोनों ने भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई है, इंस्पेक्टर प्रणव ने उत्तर दिया। हे, अब आप जा सकते हैं। उसने हमारे सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। हम लोग अपने अपने घरों में लौट गए। ताश का खेल पूरी तरह भुलाया जा चुका था। अगला दिन पूरी निष्क्रियता में अलसाते हुआ बीता। पुलिस की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। इंस्पेक्टर प्रणव
पिछले दिन नटवर के कमरे की तलाशी लेने के बाद वहां से कुछ दस्तावेज लेकर दरवाजे में ताला लगा गए थे। वो आदमी हमारे विरुद्ध था, परंतु उसने अपना विरोध इतनी सौम्यता से प्रदर्शित किया था कि आप उसे कुछ नहीं कह सकते थे। वो जानता था कि मेरे पास एक मजबूत तर्क था, फिर भी उसने मुझे कलकत्ता से बाहर न जाने का तुच्छ बहाना बनाया। चूंकि मैं ब्योमकेश का मित्र था, इसलिए मुझे परेशान करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। प्रातःकाल वहां रहने वाले सभी सज्जन अपने अपने काम पर चले गए। कोई भी लेशमात्र भी परेशान नजर नहीं आया। इसके बावजूद कि वो उन्हीं लोगों के साथ किराए के मकान में रहता था, नटवर नश्कर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने का किसी को कोई गम नहीं था। सब लोग इसी दार्शनिक सिद्धांत का पालन करते थे। यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु भी अनिवार्य है। शाम को मैं भूपेश बाबू के कमरे पर गया। राम बाबू और वनमाली बाबू भी वहां आए हुए थे। हम सबका उत्साह क्षीण हो चुका था। किसी ने ब्रिज खेलने की चर्चा नहीं की। एक कप चाय पीते हुए नटवर नश्कर की मृत्यु की व्यथित मन से चर्चा की और पुलिस की अकर्मण्यता की चर्चा के साथ हमारी मुलाकात समाप्त हो गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे मन में एक विचार आया। इंस्पेक्टर प्रणव चाहे कितने भी कार्यकुशल क्यों न हो, नटवर बाबू की हत्या की गुत्थी सुलझाना उनके बस की बात नहीं थी। ब्योमकेश भी वहां नहीं थे। शाम का सत्र सूना हो गया था। मैंने सोचा कि खाली बैठने की बजाय क्यों ना मैं पूरी घटना का विवरण लिख डालूं। मेरे पास फिलहाल कुछ करने के लिए ये काम तो है ही। संभव है कि ब्योमकेश जब वापस लौटें तो मेरे विवरण लेखन से उन्हें मामले की तह तक जाने में सुविधा हो। मैंने उसी रात अपना लेखन प्रारंभ कर दिया। घटना के प्रारंभ से मैंने अपने दृष्टिकोण से प्रत्येक विवरण इस प्रकार लिखा कि ब्योमकेश को उसमें कहीं कोई त्रुटि नजर न आए। अगले दिन दोपहर बाद मेरा लेखन पूरा हो गया। मेरा लेखन भले ही समाप्त हो गया था, किंतु कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। कौन जानता था कि नटवर बाबू की मौत की कहानी कहाँ और कब समाप्त होगी। यह भी संभव है कि हत्यारे की पहचान के बारे में कभी पता ही न चले। कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस करते हुए मैंने एक सिगरेट जला ली। इसी बीच अपना सूटकेस उठाए हुए ब्योमकेश अंदर आ गए। व्योमकेश, आप वापस आ गए। मैं उन्हें देखते ही उछल पड़ा। तो कटक में आपका काम पूरा हो गया? काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ब्योमकेश ने कहा। सरकार के दो विभाग आपस में भिड़े हुए हैं। इस काम में सबसे पहले अपना जीवन बलिदान करने के इच्छुक दोनों विभाग हैं। जब मैंने वो सब देखा तो मैंने वहां से चले आने का निर्णय लिया। जब वे एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। ब्योमकेश की आवाज सुनकर सत्यवती अपनी साड़ी के पल्लू से अपना हाथ पोंछती हुई भागकर बाहर आई। यद्यपि वे कोई नवदंपति नहीं थे, फिर भी अप्रत्याशित रूप से ब्योमकेश को आया देखकर सत्यवती की आंखें खुशी से चमक उठीं। दंपति की मुलाकात समाप्त हो जाने के बाद मैंने नटवर की हत्या का मामला उठाया और मैंने जो कुछ लिखा था उसे उन्हें पढ़ने के लिए थमा दिया। ब्योमकेश ने चाय पीते हुए मेरा लिखा विवरण पढ़ना शुरू कर दिया। शाम को 6 बजे उन्होंने उसे पढ़कर मुझे वापस लौटाते हुए कहा, तो इंस्पेक्टर प्रणव ने तुम्हें शहर में कैद कर दिया है। ये आदमी आखिर हमारे बारे में सोचता क्या है? हम कल उससे मिलेंगे। चलो अभी चलकर भूपेश बाबू से मिलते हैं। मैंने महसूस किया मामले ने ब्योमकेश को जिज्ञासु बना दिया था। हर प्रकार से संतुष्ट होकर मैंने कहा, हमें राम बाबू और वनमाली बाबू से भी मिलना चाहिए। ब्योमकेश को साथ लेकर मैं पहली मंजिल पर भूपेश बाबू के कमरे में गया। मेरा अनुमान गलत नहीं था। राम बाबू और वनमाली बाबू भी वस्तुतः वहीं मौजूद थे। किसी से ब्योमकेश का परिचय कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर एक आदमी को पता था कि वो कौन थे। भूपेश बाबू ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और केतली चालू करके चाय बनाने के लिए रख दी। राम बाबू की गंभीरता यथावत बनी हुई थी, परंतु वनमाली की आंखों में रह रहकर घबराहट और चिंता दिखाई देने लगती थी।
ब्योमकेश ने कुर्सी लेकर बैठते हुए कहा, कभी मैं भी ब्रिज खेलने का आदी था। उसके बाद अजीत ने मुझे शतरंज खेलना सिखा दिया, लेकिन अब मुझे किसी खेल में मजा नहीं आता है। केतली में उबले हुए पानी में चाय की पत्ती डालते हुए भूपेश बाबू ने उनकी ओर मुड़कर कहा, अब मेरे जीवन में खेल के सिवाय कुछ नहीं बचा है। भूपेश बाबू के मुंह से रविंद्रनाथ टैगोर को उद्धृत करते सुनकर मैं चौंक गया। वे न केवल बीमा कार्यालय में काम करते थे, बल्कि उन्हें कविताएं पढ़ने का भी शौक था। आप ठीक कह रहे हैं, ब्योमकेश ने शांत होकर प्रतिक्रिया दी। मौत के खिलाफ खेलते हुए मेरे संपूर्ण जीवन ने सुनिश्चित कर दिया है कि अब कोई हल्का खेल खेलने में मेरा मन नहीं लगेगा। आपका मामला अलग है, भूपेश बाबू ने उत्तर दिया। मैं भी मौत के मामले से निपटता हूं। बीमा के कारोबार का संबंध मौत के अलावा और किस चीज से हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी ब्रिज का आनंद लेता हूं। ब्योमकेश जाहिराना तौर पर तो भूपेश बाबू से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें लगातार राम बाबू और वनमाली बाबू की ओर नाच रही थी। वे इतनी हल्की परंतु परिष्कृत चर्चा से अनभिज्ञ होकर खामोश बैठे हुए थे। भूपेश बाबू चाय के कप और कुछ क्रीम वाले बिस्कुट लेकर आए। आपका व्यक्तित्व हमसे बिल्कुल भिन्न है। ब्रिज बुद्धिमान लोगों का खेल है। जो लोग बुद्धिमान हैं, वे स्वाभाविक तौर से इस खेल के प्रति आकर्षित होंगे। कुछ लोग अपने कष्टकर जीवन से राहत पाने के लिए ब्रिज को समय बिताने के एक उपाय के रूप में खेलते हैं। कई वर्षों पूर्व मैं किसी ऐसे आदमी को जानता था जो अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा को भुलाने के लिए ब्रिज खेलता था। 3 जोड़ी आंखें यकाएक ब्योमकेश की ओर मुड़ गई। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वे तीनों आश्चर्य से ब्योमकेश को घूरते रहे। कमरे में भारी खामोशी पसर गई। हमने एक भी शब्द बोले बिना अपनी चाय समाप्त की। उसके बाद ब्योमकेश ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं कटक में था, अभी मुझे वहां फिर वापस जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, अजीत ने मुझे नटवर नश्कर की मौत के बारे में बताया। नटवर बाबू के साथ मेरी कोई घनिष्ठता नहीं थी, लेकिन उनकी मृत्यु ने मुझे उत्साहित अवश्य कर दिया है। अक्सर आप अपने दरवाजे पर किसी हत्या की उम्मीद नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ मेलजोल बढ़ाने के बारे में सोचा। हमारे लिए तो वो हत्या सौभाग्यशाली सिद्ध हुई। भूपेश बाबू ने कहा, यदि वो हत्या नहीं होती तो आप मेरे कमरे में आने का सौभाग्य मुझे कभी प्रदान नहीं करते। लेकिन मैं नटवर नश्कर से परिचित नहीं था। जब वो जीवित था, तब भी मैंने उसके साथ कभी मुलाकात नहीं की थी। राम बाबू और वनमाली बाबू का उसके साथ थोड़ा परिचय था। ब्योमकेश ने राम बाबू की ओर देखा। उसकी संपूर्ण गंभीरता पल भर में भय की छाया में बदल गई। उसने आसन बदलकर अपना गला साफ किया और ऐसा लगा कि वो कुछ कहने वाला था, परंतु उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। उसके बाद ब्योमकेश ने अपनी दृष्टि वनमाली बाबू पर डालते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य जानते हैं कि नटवर नश्कर कैसा आदमी था। हैरान परेशान वनमाली बाबू बड़बड़ाए, और वो कोई बुरा आदमी नहीं था, बहुत अच्छा आदमी था। दरअसल लेकिन राम बाबू ने अंततः अपनी बोलने की शक्ति पुनः संचित की और उन्होंने वनमाली बाबू की बात को बीच में ही काट दिया। देखिए, हम लोग किसी भी सूरत में नटवर बाबू के दोस्त नहीं थे, लेकिन जब हम ढाका में रहते थे, तब उसका घर मेरे घर के ठीक बगल में था, इसलिए हम परिचित थे। उसके चरित्र के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। आप कितना समय पहले ढाका में रहते थे? ब्योमकेश ने पूछा। 5 या 6 साल पहले, राम बाबू ने थूक निगलते हुए उत्तर दिया। उसके बाद देश के विभाजन के साथ दंगे शुरू हो गए और हम पश्चिम बंगाल आ गए। तो तुम भी ढाका में उसी कंपनी में काम करते थे? ब्योमकेश ने वनमाली बाबू से पूछा। जी हां, करते थे, उसने उत्तर दिया। आपने अवश्य ही गॉडफ्रे ब्राउन का नाम सुना होगा। वो एक बड़ी ब्रितानी कंपनी थी। मैं वही। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, राम बाबू अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने वनमाली को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि हमें 7 बजे नारायण बाबू से मिलना है? अब हम आपसे जाने की इजाजत चाहेंगे।
राम बाबू फौरन कमरे से बाहर निकल गए और उनके पीछे पीछे वनमाली भी चला गया। ब्योमकेश उनकी हरकत देखने के लिए पीछे मुड़े। भूपेश बाबू मुस्कराए। आपका प्रश्न अत्यंत सरल लगता है ब्योमकेश बाबू, लेकिन राम बाबू का व्यवहार अनुचित। मैं नहीं समझ सका कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। ब्योमकेश ने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए उत्तर दिया, क्या आपको इस विषय में कोई जानकारी है? मुझे कोई जानकारी नहीं है। भूपेश बाबू ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में दंगों के दौरान मैं भी ढाका में ही था, लेकिन उस समय इनमें से किसी को नहीं जानता था। सच कहूं तो उनके अतीत के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप भी दंगों के दौरान ढाका में ही थे? जी हां, दंगों से 1 साल पहले मेरा ढाका में तबादला हुआ था। बंटवारे के बाद मैं वापस आ गया। कुछ देर तक खामोशी रही। ब्योमकेश ने एक सिगरेट जलाई। उनकी ओर कुछ मिनट तक देखने के बाद भूपेश बाबू ने पूछा, ब्योमकेश बाबू, आपने अभी मुझे जो कहानी सुनाई कि एक ब्रिज खिलाड़ी अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा को भुलाने के लिए ब्रिज खेलने का आदी हो गया था, क्या वो कहानी सही है? जी हां, वो एक सच्ची कहानी है, ब्योमकेश ने उन्हें बताया। ये बहुत पुरानी घटना है। उस समय मैं कॉलेज में था। आप क्यों पूछते हैं? भूपेश बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने खड़े होकर अपनी दराज से एक फोटो निकाली और ब्योमकेश को थमा दी। वो किसी 9 या 10 साल के लड़के की फोटो थी। उसके चेहरे पर बचपन की चमक थी। मेरा बेटा, भूपेश बाबू रुआसे होकर बोले। आपका बेटा फोटोग्राफ से अपनी नजरें हटाकर भूपेश बाबू की ओर व्यग्रतापूर्वक देखते हुए ब्योमकेश ने पूछा, उसकी मृत्यु हो गई है? भूपेश बाबू ने सिर हिलाया। जिस दिन ढाका में दंगे शुरू हुए थे, वो स्कूल गया हुआ था। उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। असह्य चुप्पी तोड़ते हुए ब्योमकेश ने अधूरा प्रश्न किया, आपकी पत्नी, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है? भूपेश बाबू ने उत्तर दिया। उसका दिल कमजोर था। वो अपने पुत्र की मृत्यु सहन नहीं कर पाई। मेरी न तो मृत्यु हुई और न मैं उन्हें भुलाने में सफल हो सका। इसे अब 5 या 6 वर्ष हो चुके हैं। अब तक मुझे भूल जाना चाहिए था। मैं काम पर जाता हूं, ताश खेलता हूं, हंसी मजाक करता हूं, लेकिन मैं उसे भुला नहीं पाता। क्या दुखद स्मृतियों को भुलाने की कोई दवा है, ब्योमकेश बाबू? इसकी एकमात्र दवा अनंतता है। ब्योमकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो स्वामी प्रणवानंद से मिलते हैं। ब्योमकेश ने अगले दिन सुबह चाय पीते हुए कहा, पिछली रात भूपेश बाबू की त्रासदी सुनने के बाद मैं पहले ही व्यथित था। इंस्पेक्टर प्रणव का सामना करने के विचार मात्र से मैं और भी अधिक अवसादित हो गया। क्या प्रणवानंद से मिलना पूर्णतया आदेशात्मक है? मैंने पूछा। यदि तुम पुलिस के संदेह से मुक्त नहीं होना चाहते हो तो कतई अनिवार्य नहीं है, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। ठीक है फिर। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए सुबह 9:30 बजे हमने भूपेश बाबू के कमरे में ताला लगा देखा। अवश्य ही वो अपने ऑफिस गए होंगे। राम बाबू और वनमाली बाबू खूब सज-धज कर अपने कमरे से बाहर निकले, लेकिन हमें देखते ही वापस लौट गए। मेरी बगल में खड़े होकर ब्योमकेश ने मुझे देखा और मुस्करा पड़े। शिवकाली बाबू भूतल पर अपने कार्यालय में हिसाब किताब करने में व्यस्त थे। उन्होंने जब ब्योमकेश को देखा तो दौड़कर दरवाजे पर आए और वेदनापूर्ण आंखों से पूछा, ब्योमकेश बाबू, आप कटक से कब वापस आए? क्या आपने नटवर नश्कर के बारे में कुछ सुना? और अब देखिए, पुलिस ने इस मामले में मुझे भी घसीट लिया है। उन्होंने मुझे भी घसीट लिया है। केवल आपको ही नहीं, अजीत को भी, ब्योमकेश ने कहा। हां, सचमुच सचमुच। भूरी शॉल, क्या पहेली है, पहेली है। अब आप ही मुझे बचाइए। मैं कोशिश करूंगा। अचानक सड़क पर रुकते हुए ब्योमकेश ने कहा, आओ एक नजर गली पर भी डाल लेते हैं। वो उस गली का हवाला दे रहे थे जो हमारे घर बगल से होकर गुजरती थी। इसी गली से भूरी शॉल वाला आदमी नटवर बाबू को गोली मारने के बाद भागा था। गली इतनी तंग थी कि 2 आदमी एक साथ उसमें नहीं चल सकते थे। एक ही झटके में हम गली में दाखिल हो गए। ब्योमकेश अपनी आंखें गली की सतह पर टिकाए आगे आगे चल रहे थे।
मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उनके मन में क्या चल रहा था, लेकिन हत्या के 3 दिन बाद किसी सुराग की आशा करना मुझे कुछ अजीब लगा। नटवर बाबू के कमरे की खिड़की बंद थी। उसके सामने पल भर ठहरने के बाद ब्योमकेश ने अपनी जासूसी आंखें खिड़की के नीचे गली की सतह पर टिकाई। जमीन से खिड़की की ऊंचाई 4 फीट थी। यदि खिड़की खुली हो तो वहां से गोली चलाना आसान था। ये दाग कैसा है? ब्योमकेश की उंगली की दिशा में देखते हुए मैंने पाया कि गली के फर्श पर एक धुंधला सा सफेद निशान था। जमीन पर सितारे के आकार वाला 3 इंच का निशान बना था। गली की समय समय पर सफाई की जाती थी, लेकिन बार बार सफाई होने के बावजूद दाग पूरी तरह मिटा नहीं था। वो 2 या 3 दिन पुराना दिखाई देता था। वो दाग कैसा है? मैंने पूछा। कोई उत्तर देने से पहले ब्योमकेश ने कसरत करने की मुद्रा में अपने दोनों हाथ पटरी पर टिकाकर अपनी नाक उस दाग पर टिका दी। अरे, ये क्या कर रहे हैं? मैंने चकित होकर पूछा। आप अपनी नाक जमीन पर क्यों रगड़ रहे हैं? ब्योमकेश ने खड़े होते हुए कहा। मैं अपनी नाक नहीं रगड़ रहा था, बल्कि उस दाग को सूंघ रहा था। सूंघ रहे थे? कैसी गंध थी? यदि तुम जानना चाहते हो तो तुम भी सूंघ सकते हो। कोई जरूरत नहीं। फिर चलो, थाने चलते हैं। हम गली से निकलकर थाने की ओर चल पड़े। रास्ते में मैंने 1 या 2 बार कनखियों से ब्योमकेश को देखा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने गली में सूंघने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला था। इंस्पेक्टर प्रणव थाने में बादशाह की तरह बैठे थे। वो अत्यंत प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। औसत कदकाठी और सावली त्वचा वाले थानेदार के अंदर एकमात्र कमी यह थी कि उनका कद केवल 5 फीट 3 इंच था। ब्योमकेश को अपनी ओर आता देखकर वो हैरान रह गए और उसके बाद उन्होंने कपटी विनम्रता दर्शाते हुए कहा, ब्योमकेश बाबू, सुबह सुबह आपको अपने थाने में देखकर मेरी तो किस्मत ही खुल गई। है, मैं भी कम खुशकिस्मत नहीं हूं, ब्योमकेश ने प्रतिवाद किया। मेरे जैसे बौने को देखकर आप पुनर्जन्म के चक्र से बच गए। इंस्पेक्टर प्रणव उनकी बात सुनकर सहम गए। ब्योमकेश वैसे तो हमेशा उसकी खिल्ली उड़ाने से बचते थे, लेकिन आज उनका मूड कुछ और ही था। इंस्पेक्टर ने प्रत्युत्तर की लाचारी में उदास होकर कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं लैंप पोस्ट जैसा नहीं दिखाई देता हूं। आपके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प है भी नहीं, ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। आप में और उनमें यही भिन्नता है कि लैंप पोस्ट के सिर पर प्रकाश होता है। प्रणव बाबू का चेहरा लटक गया। जबरन हंसने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हर आदमी आखिरकार बहुत तेज दिमाग वाला तो नहीं होता है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? सचमुच मुझे आपसे काम है, ब्योमकेश ने कहा। पहला काम तो यह है कि मैं अपने साथ अजीत को थाने में इसलिए लेकर आया हूं कि वो कहीं भागा नहीं है। अब आप पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं कि अब वो मेरी निगरानी में है और वो मेरी नाक के नीचे से भागकर कहीं छिप नहीं सकता है। प्रणव बाबू ने एक लाचार हंसी हंसने की कोशिश की। मैं नहीं जानता कि जब कमिश्नर को यह पता चलेगा कि आपने अजीत को कहीं बाहर जाने से रोक दिया है तो वो आपको क्या कहेगा। ब्योमकेश ने कठोरतापूर्वक अपनी बात जारी रखी, लेकिन मैं निश्चय ही इसका कारण जानना चाहूंगा। हमारे देश में अदालतें हैं, यहां तक कि पुलिस अधिकारियों को भी लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन वो सब तो बाद में देखा जाएगा। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप अभी तक नटवर नश्कर की हत्या के मामले में कोई सूचना एकत्र कर पाए हैं? प्रणव बाबू ने मन में सोचा कि क्या इस प्रश्न का उत्तर वो कठोरतापूर्वक दें, लेकिन यह महसूस करते हुए कि ब्योमकेश को अधिक नाराज करना ठीक नहीं है, उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, क्या आपको कलकत्ता की जनसंख्या के बारे में कोई जानकारी है ब्योमकेश बाबू? ब्योमकेश ने तिरस्कारपूर्ण उत्तर दिया, मैंने कभी गिनती नहीं की है। शायद यहां की जनसंख्या 50 लाख या इससे कुछ अधिक है। चलिए 50 लाख ही मान लेते हैं, प्रणव बाबू ने कहा। क्या इस लाखों लोगों की भीड़ में से किसी एक भूरी शॉल वाले आदमी को पकड़ पाना इतना आसान काम है? क्या आप ये काम कर सकते हैं? यदि मेरे पास पूरी जानकारी हो तो मैं ये काम कर सकता हूं।
यद्यपि किसी बाहरी आदमी के साथ कोई जानकारी साझा करना हमारे नियमों के विरुद्ध है, फिर भी मुझे जितनी जानकारी है वो मैं आपको देता हूं। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही कीजिए। क्या नटवर नश्कर के परिवार का पता चला? नहीं, हमने अखबारों में विज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम से क्या पता चला? गोली पसलियों को तोड़कर दिल में घुसी थी। गोली का पिस्तौल से मिलान किया गया, वो उसी पिस्तौल की थी। और कोई चीज? पहेलियों की तान। वो पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन उसकी आंखों में मोतिया बढ़ रहा था। पिस्तौल का मालिक कौन है? वो अमेरिकी सेना की पिस्तौल है और काला बाजार में उपलब्ध है। इसके मालिक का पता लगाने का कोई उपाय नहीं है। जब आपने कमरे की तलाशी ली तो क्या आपको कोई महत्वपूर्ण चीज हाथ लगी? कमरे से जुड़ी सारी चीजें वहां मेज पर रखी है। एक डायरी, लगभग 5 रुपए नकद, बैंक की एक पासबुक और न्यायालय के निर्णय की एक सत्य प्रतिलिपि। आप चाहे तो उन चीजों को देख सकते हैं। कमरे के कोने में एक मेज थी। ब्योमकेश उसके पास गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया। इंस्पेक्टर प्रणव अच्छी किस्म का इंसान नहीं था। यदि वो आपत्ति करता तो मेरे जाने से अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे देखा ब्योमकेश बैंक की पासबुक, डायरी के पन्नों और न्यायालय के निर्णय की सत्य प्रतिलिपि पर लगी कोर्ट की मुहर की बारीकी से जांच कर रहे थे। मैं जो कुछ देख सकता था वो सब मैंने देख लिया है, ब्योमकेश ने लौटकर कहा। तब तक इंस्पेक्टर प्रणव के अंदर का शैतान दोबारा जाग चुका था। ब्योमकेश को घूरते हुए उसने कहा, आपने भी ठीक वही देखा जो मैंने देखा था। क्या आपको उसमें अपराधी का नाम और पता मिला? हां, मुझे मिल गया, ब्योमकेश ने उसे बताया। सचमुच? प्रणव बाबू ने त्योरिया चढ़ाकर ऊपर की ओर देखते हुए पूछा। इतनी जल्दी? सचमुच आप बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप इतनी ही मुस्तैदी से मुझे अपराधी का नाम भी बता सकते हैं, ताकि मैं उसे गिरफ्तार कर सकूं? अपराधी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, प्रणव बाबू, ब्योमकेश ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा। वो मेरी निजी खोज है। आपको अपना काम करने के लिए वेतन मिलता है, उसका पता आपको खुद लगाना होगा। लेकिन मैं आपकी कुछ सहायता अवश्य कर सकता हूं। इमारत की बगल वाली गली को खोजो। क्या अपराधी वहां अपने पैरों के निशान छोड़ गया है? हे, नहीं, उसने उससे भी जरूरी सुराग वहां छोड़ा है। एक बात और, मैं कुछ दिनों में अजीत को अपने साथ कटक ले जाऊंगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो उसे रोक लो। आओ अजीत। क्या आपने अपराधी को सचमुच पहचान लिया है? थाने से निकलने बाद मैंने उत्तेजित होते हुए पूछा। मैंने तो उसे थाने आने से पहले ही पहचान लिया था। ब्योमकेश ने गर्दन हिलाई। लेकिन इंस्पेक्टर प्रणव बेहद निकम्मा आदमी है। वो कोई मूर्ख नहीं है, परंतु उसकी बुद्धिमत्ता विध्वंसक है। वो नटवर की हत्या के रहस्य की तह तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। नटवर नश्कर की हत्या किसने की? क्या वो कोई ऐसा आदमी है जिसे हम जानते हैं? मैंने पूछा। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूं कि नटवर नश्कर एक पेशेवर ब्लैकमेलर था। अब अच्छा होगा कि तुम घर चले जाओ। मैं शहर जा रहा हूं। गॉडफ्रे ब्राउन का कलकत्ता में भी एक विशाल कार्यालय है। संभव है कि मुझे वहां से भी कोई जानकारी मिल जाए। मुझे वापस आने में कुछ समय लग सकता है। वो हाथ हिलाते हुए चले गए। मैं अकेला घर वापस आ गया। लगभग 1:30 बजे ब्योमकेश वापस आए। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उन्होंने स्नान और लंच करने के बाद कहा। तुम्हें राम बाबू, वनमाली बाबू और भूपेश बाबू को चाय पीने के लिए आमंत्रित करना होगा। आज शाम को हम यहां इसी कमरे में एकत्र होंगे। बहुत अच्छा, लेकिन आपके मन में चल क्या रहा है? आप गॉडफ्रे ब्राउन के कार्यालय में किस लिए गए थे? थाने में नटवर नश्कर के सामानों में न्यायालय का एक निर्णय भी था। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि गॉडफ्रे ब्राउन के ढाका कार्यालय में रासविहारी विश्वास और वन विहारी विश्वास नामक 2 भाई वहां क्रमशः कोषाध्यक्ष और उपकोषाध्यक्ष थे। वे दोनों 7 साल पहले भी धन की हेराफेरी के मामले में पकड़े गए थे।
उन्हें अदालत ले जाया गया। वन विहारी को 2 साल कारावास की सजा दी गई थी और रासविहारी को 3 साल की। नटवर नश्कर को उस निर्णय का पता चल गया था। इसके बाद उसकी डायरी से मुझे पता चला कि उसे रासविहारी और वन विहारी विश्वास से हर महीने 80 रुपए मिलते थे। धन की हेराफेरी की पुष्टि करने के लिए मैं गॉडफ्रे ब्राउन के कार्यालय में गया था। वो सत्य था। उसके बाद मेरा यह संदेह पक्का हो गया कि नटवर उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन रासविहारी और वन विहारी कौन थे? आप उन दोनों को कहां खोजेंगे? वे दोनों अधिक दूर नहीं हैं। तुम्हें केवल कमरा संख्या 3 तक की दूरी तय करनी है। क्या राम बाबू और वनमाली बाबू? हां, तुम सत्य के निकट पहुंच चुके हो। वे न केवल आपस में रिश्तेदार हैं, बल्कि वे दोनों सगे भाई भी हैं। इस कहावत का सम्मान करते हुए तुम उन्हें चोर चोर मौसेरे भाई भी कह सकते हो। उनकी खाल चोरों से भी मोटी है। लेकिन वे दोनों नटवर की हत्या नहीं कर सकते थे। जिस समय नटवर मारा गया था वे दोनों। धीरज रखो, ब्योमकेश ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। सारी कहानी तुम चाय पीते हुए सुन लेना। अतिथियों के स्वागत हेतु कई किस्म के नाश्ते मारवाड़ी स्टोर से खरीद लिए गए थे और चाय घर पर बना ली गई थी। सबसे पहले भूपेश बाबू आए। उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा और कंधे पर दोहरी तहवाली स्लेटी शॉल रखी हुई थी और उनके चेहरे पर मोहक मुस्कान थी। क्या आपने ब्रिज खेलने का प्रबंध भी किया है? उन्होंने पूछा। यदि सब लोग खेलने के इच्छुक होंगे तो हम उसका प्रबंध भी कर लेंगे, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। राम बाबू और वनमाली बाबू कुछ देर से आए। उन्होंने अपने कोट की बटन गले तक बंद की हुई थी। उनकी आंखें सतर्क थी। स्वागतम स्वागतम, ब्योमकेश ने कहा। ब्योमकेश ने चाय और नाश्ता करते हुए उनके साथ थोड़ा हास परिहास भी किया। मैंने महसूस किया था कि कुछ देर बाद राम बाबू और वनमाली बाबू ने अपनी कठोरता त्याग दी थी। बड़े आराम से वे लोक परिचर्चा में तल्लीन थे। लगभग 20 या कुछ अधिक मिनट बाद चाय और नाश्ता समाप्त हो चुका था। राम बाबू ने सिगार जलाई। भूपेश बाबू को सिगरेट की पेशकश करने के बाद ब्योमकेश ने डिब्बा वनमाली बाबू की ओर बढ़ाया। एक सिगरेट आप भी लीजिए वनविहारी बाबू, उन्होंने कहा। मैं धूम्रपान नहीं करता, वनमाली बाबू ने कहा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। अरे मेरा नाम, आप दोनों सगे भाई हैं और मैं ये भी जानता हूं कि आपका असली नाम रासविहारी एवं वन विहारी विश्वास है, ब्योमकेश ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नटवर नश्कर आप दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। आप उसे हर महीने 80 रुपए का भुगतान कर रहे थे। रासविहारी और वन विहारी निर्जीव काट के कुंदे बन गए थे। अपनी सिगरेट जलाते हुए ब्योमकेश ने धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा। नटवर नश्कर एक शैतान था। जब वो ढाका में था तो अपनी वेशभूषा के आधार पर एक एजेंट दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में उस परिधान के पीछे एक ब्लैकमेलर था और अवसर मिलने पर वो लोगों से पैसे ऐंठता था। जब आप दोनों जेल गए तो अपनी भावी संभावनाओं को देखते हुए उसने न्यायालय के निर्णय की एक प्रति हासिल कर ली थी। उसकी योजना आप दोनों के जेल से रिहा होने और दोबारा नौकरी मिलने तक इंतजार करने की थी, ताकि वो आप दोनों का खून चूसना शुरू कर दे। उसी दौरान देश का विभाजन हो गया। नटवर ढाका में अधिक देर तक अपना काम नहीं कर सका। वो वहां से बचकर कलकत्ता आ गया, लेकिन वो यहां अधिक लोगों को नहीं जानता था। यहां उसके कानूनी अथवा गैरकानूनी काम को दोबारा शुरू करने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि यहां उसके पास ब्लैकमेल करने लायक कोई मुर्गा नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत पैसा वह अपने साथ लाया था, उससे उसने इस मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। यहां पहुंचने के बाद एक दिन अचानक उसकी नजर आप दोनों पर पड़ी और उसने आप दोनों को पहचान लिया। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि आप दोनों यहां गलत पहचान के आधार पर बैंक में नौकरी कर रहे थे। नटवर नश्कर को कमाई का एक जरिया मिल गया। लगता है ईश्वर ने आप दोनों को पार्सल बनाकर उसके पास भेज दिया था। पैसे दो, वरना मैं तुम्हारी असली पहचान बैंक वालों को बता दूंगा, नटवर ने आपसे कहा।
आप दोनों ने विवश होकर उसे हर महीने पैसा देना शुरू कर दिया। आप उसे कोई बड़ी राशि नहीं, केवल 80 रुपए देते थे, लेकिन नटवर जैसे आदमी के लिए वो राशि भी कुछ बुरी नहीं थी। कम से कम उससे उसके मकान का किराया और खाने का खर्च तो चल ही जाता था। इस तरह उसका काम चलता रहा। आप दोनों को चैन नहीं था। नहीं, आप दोनों नटवर के चंगुल से बच सकते थे। आपकी एकमात्र आशा केवल उसकी मृत्यु में निहित थी। ब्योमकेश शांत हो गए। निःश्वास चुप्पी को तोड़ते हुए वन विहारी फट पड़ा। मैं आपसे याचना करता हूं ब्योमकेश बाबू, हमने नटवर नश्कर को नहीं मारा। जिस समय उसकी हत्या हुई उस समय हम दोनों भूपेश बाबू के कमरे में थे। ये बात सच है। अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए ब्योमकेश ने लापरवाही से कहा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नटवर को किसने मारा। ये तो पूरी तरह पुलिस देखेगी। लेकिन आप दोनों एक बैंक में काम करते हैं। यदि वहां हिसाब किताब में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो मुझे विवश होकर आप दोनों की असलियत बतानी पड़ेगी। बैंक के खातों में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। राम बाबू उर्फ रासविहारी बाबू अंत बोले, हम अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। उत्तम। अजीत और मैं इस मामले में खामोश बने रहेंगे। ब्योमकेश ने भूपेश बाबू की ओर देखा। आपका क्या विचार है? भूपेश बाबू के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान तैर गई। मैं भी खामोश रहूंगा, उन्होंने सौम्य स्वर में कहा। मेरे होठों के बाहर एक भी शब्द नहीं आएगा। इसके बाद कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। उसके बाद राम बाबू ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलना प्रारंभ किया। हम आपकी उदारता को कभी भी विस्मृत नहीं करेंगे। क्या अब हम जा सकते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जा सकते हैं। ब्योमकेश ने उन्हें दरवाजे तक विदा किया और उसके बाद दरवाजा बंद करके वापस आ गए। मैंने देखा कि भूपेश बाबू ब्योमकेश को देखकर मुस्करा रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि नटवर नश्कर और राम बाबू तथा वनमाली बाबू के बीच कोई अवैध संबंध था। ये महज इत्तिफाक था। आपने संभवतः सब कुछ सुलझा दिया है, क्यों? ऐसा ही है ना? सब कुछ नहीं, लेकिन उसमें से कुछ। ब्योमकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप पूरी दास्तान क्यों नहीं सुनाते? यदि मुझे उसमें कुछ जोड़ना होगा तो उसे मैं बाद में जोड़ दूंगा। ब्योमकेश ने एक सिगरेट भूपेश बाबू को देते हुए और एक अपने लिए जलाते हुए मेरी ओर देखा और धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया। तुमने नटवर की मृत्यु का एक ब्यौरा लिखा था। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ। पिस्तौल चलने की आवाज कभी इतनी ऊंची नहीं होती है। वो किसी बंदूक अथवा कोई बम फटने की आवाज थी। फिर भी नटवर एक पिस्तौल की गोली से मारा गया था। तुमने राम बाबू और वनमाली बाबू की छवि में समानता पर ध्यान दिया होगा। जब मैंने उन दोनों से बात की तो मुझे लगा कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि वे दोनों अक्सर नटवर के कमरे में जाते रहते थे, इसलिए उनके बारे में मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। लेकिन जिस समय बंदूक चलने की आवाज सुनाई पड़ी, वे दोनों पहली मंजिल पर भूपेश बाबू के कमरे में थे। भूपेश बाबू के कमरे का वातावरण शांत एवं सामान्य था। वो अपने निजी कमरे में थे। शाम को 6:25 पर वे दोनों रास विहारी और वन विहारी ब्रिज खेलने आए। लेकिन अजीत के आने तक खेल शुरू नहीं हो सकता था। 2 मिनट बाद सीढ़ियों पर अजीत की चप्पलों की आवाज सुनाई पड़ी। भूपेश बाबू उठे और खिड़की खोलकर गली में देखने लगे। तभी वहां एक धमाका हुआ। रास विहारी और वन विहारी खिड़की तक गए। वहां वो अभी इसी मिनट गली में भागा था। क्या तुमने उसे देखा? उसने एक भूरे रंग की शॉल भूपेश बाबू ने संबोधित करते हुए पूछा। मुख्य सड़क पर अनेक लोग आ जा रहे थे। रास विहारी और वन विहारी ने समझा कि उन्हीं राहगीरों में से कोई गली की ओर भागा था। उनके मन में जरा सा भी संदेह नहीं हुआ कि भूपेश बाबू ठीक कह रहे थे। यदि आप चाहे तो ऐसी गलतियों के लिए किसी को भी राजी कर लेना संभव है। बाद में नटवर की खिड़की की दहलीज पर पिस्तौल पाई गई थी। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि हत्यारा अपने पीछे पिस्तौल क्यों छोड़ गया। इसका कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं था।
मुझे संदेह हुआ कि इस मामूली सी दिखाई देने वाली घटना के पीछे कोई गंभीर धोखा किया गया था। नौकर हरिपाद ने शाम को 6 बजे नटवर के कमरे में किसी की आवाज सुनी थी। यदि उसी आदमी ने हत्या की हो तो, इसलिए उसने अपने लिए कोई बहाना बनाने की नीयत से संभावित समय को पीछे कर दिया था। मृत्यु के समय में 15 मिनट का मामूली अंतर पोस्टमार्टम द्वारा कभी भी खोजा नहीं जा सकता है। मैं इस बात से सहमत था कि हत्यारा कोई बाहरी आदमी नहीं था, बल्कि इस इमारत में ही रहने वाला कोई आदमी था। लेकिन वो कौन था? क्या वो शिवकाली बाबू थे, अथवा रासविहारी और वनविहारी थे, या कोई अन्य व्यक्ति था? मैं नहीं जानता था कि उसे मारने का मकसद किसके पास था, लेकिन केवल शिवकाली बाबू के पास अवसर था। प्रत्येक के पास बनाने के लिए एक मजबूत बहाना था। मेरा मन धुंधला गया था। मैं कुछ भी साफ नहीं देख सका। मैंने इस बात पर ध्यान दिया था कि नटवर का कमरा भूपेश बाबू के कमरे के ठीक नीचे था और नटवर बाबू के कमरे की खिड़की भूपेश बाबू की खिड़की के ठीक नीचे थी। लेकिन तब मेरे मन में पटाखे का विचार नहीं आया था। हां, पटाखा, एक ऐसा पटाखा जो फेंके जाने से फटता था या तब फट सकता था जब उसे किसी ठोस जमीन पर अधिक ऊंचाई से नीचे गिराया जाए। आज सुबह मैं किसी ताजा जानकारी की आशा में इस गली से निकलकर पुलिस स्टेशन जा रहा था। थाने की ओर जाते समय मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इस गली की जांच करता चलूं। संभव है कि मुझे नटवर की खिड़की के नीचे कोई सुराग मिल जाए। मुझे सुराग मिल गया। नटवर की खिड़की के ठीक नीचे पक्की गली में मुझे एक पटाखे का धुंधला दाग मिल गया। जब मैंने उसे सूंघा तो मुझे उसमें से बारूद की हल्की गंध महसूस हुई। अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए। बड़ी खूबसूरती से एक ठोस बहाना बनाया गया था। इस बहाने की रचना किसने की थी? वो बहानेबाज भूपेश बाबू के अलावा कोई अन्य नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने ही अपने कमरे की खिड़की खोली थी। रासविहारी और वनविहारी धमाके की आवाज सुनने के बाद उनके पास खिड़की पर गए थे। उस शाम अंधेरा होने के बाद 6 बजे भूपेश बाबू सीढ़ियों से चुपचाप नीचे चले गए। पिस्तौल पहले ही खरीदा जा चुकी थी। उन्होंने उसके कमरे में प्रवेश करने के बाद अपना परिचय दिया और उसे गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने खिड़की खोलकर इधर-उधर देखा और खिड़की की दहलीज पर पिस्तौल छोड़कर अपने कमरे में वापस लौट गए। उनकी खुशकिस्मती थी कि भूपेश बाबू को नटवर के कमरे में जाते और वापस आते किसी ने नहीं देखा। लेकिन यदि किसी ने उन्हें देख भी लिया होता तो उनके पास कोई बहाना होना चाहिए था। अपने कमरे में लौटकर उन्होंने रासविहारी और वनविहारी के ब्रिज खेलने के लिए आने की 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन तब तक अजीत नहीं आया था, इसलिए तीनों ने उसके आने की प्रतीक्षा की। इस बीच भूपेश बाबू ने अजीत की चप्पलों की आवाज सीढ़ियों पर सुनी। वे अपनी मुट्ठी में एक मार्बल के आकार पटाखा लिए तैयार खड़े थे। कमरे में गर्मी होने के बहाने वे खिड़की पर गए और उसे खोलकर गली में इधर-उधर देखते हुए पटाखा नीचे गिरा दिया। नीचे एक जोरदार धमाका हुआ। रासविहारी और वनविहारी दौड़कर खिड़की पर गए। भूपेश बाबू ने उन्हें भूरी शॉल वाले काल्पनिक हत्यारे को दिखाने के लिए इशारा किया। भूपेश बाबू को इसके अलावा और कुछ नहीं करना था। समय आने पर उसका शव बरामद कर लिया गया। पुलिस आई और शव को अपने साथ ले गई। पर्दा गिर गया। ब्योमकेश खामोश हो गए। भूपेश बाबू बिना हिले-डुले खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे और उसी तरह बने रहे। कोई गलती? ब्योमकेश ने उनकी ओर घूरते हुए पूछा। भूपेश बाबू अब हिले और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कोई गलती नहीं। गलती तो मैंने की थी। मुझे इस बात का अनुमान नहीं था कि आप इतनी जल्दी वापस लौट आएंगे ब्योमकेश बाबू। मुझे उम्मीद थी कि जब तक आप वापस लौटेंगे तब तक नटवर का मामला दफन हो चुका होगा। 2 प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला, आपका मकसद क्या था? दूसरा, आपने पिस्तौल चलाते समय उसकी आवाज कैसे दबाई? यदि आप किसी बंद कमरे में भी पिस्तौल दागें तो भी उसकी आवाज बाहर सुनी जा सकती है। क्या आपने आवाज को बाहर आने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया?
मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दूंगा। अपने कंधे पर रखी शॉल को खोलते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों पर हमारे सामने रख दिया। हमने नई शॉल में एक छोटा सा छेद देखा। जिस समय मैं नटवर के कमरे में गया था, मैंने ये शॉल अपने कंधे पर रखी हुई थी और पिस्तौल भी इसी में छिपा रखी थी। मैंने पिस्तौल को शॉल से बाहर निकाले बिना ही नटवर को गोली मार दी। उसकी आवाज इसी शॉल में घुटकर रह गई, जिससे किसी को सुनाई नहीं पड़ी। ब्योमकेश ने धीरे से गर्दन हिलाई और मेरे पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने कहा, आपने कल मुझे अपने पुत्र की जो फोटो दिखाई थी, उसके आधार पर मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूं। फिर भी मैं उसे आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। भूपेश बाबू के माथे की नसें धड़कने लगी, लेकिन वो शांतिपूर्वक बोले, मैंने आपको अपने बेटे की फोटो इसलिए दिखाई थी क्योंकि मैंने महसूस किया था कि आप सच्चाई खोज निकालेंगे। इसलिए मैं स्वयं को अग्रिम तौर पर उचित ठहराने की कोशिश कर रहा था। जिस दिन ढाका में दंगे भड़के थे, उस दिन नटवर मेरे बेटे को किसी बहाने से स्कूल के बाहर ले गया था। उसी शाम नटवर मेरे पास आया और बोला कि यदि मैं उसे 10,000 रुपए की फिरौती दूं तो वो मेरे बेटे को वापस कर देगा। मेरे पास 10,000 रुपए नकद नहीं थे। मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने उसे तत्काल दे दिया। मेरी पत्नी ने अपने सारे जेवर उतार कर उसके हाथ पर रख दिए। नटवर सब कुछ लेकर चला गया, लेकिन हमारा पुत्र हमें वापस नहीं मिला। यहां तक कि मैंने काफी समय तक नटवर को भी नहीं देखा। तब से कई वर्ष बीत गए। जब मैं अपनी पत्नी और पुत्र को खोने के बाद कलकत्ता वापस आया तो वो मुझे अचानक सड़क पर जाता दिखाई पड़ा और उसके बाद मैं समझ गया। ब्योमकेश ने कहा, अब आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है भूपेश बाबू। भूपेश बाबू कुछ पलों तक स्थिर बने रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, अब आप मेरे साथ क्या करना चाहेंगे? ब्योमकेश ने पल भर छत की ओर देखा। उसके बाद कहा, कुएं को मारने के लिए किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाता। लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। मेरा मानना है कि किसी गिद्ध को मारने के लिए किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाना चाहिए। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपने पसंद की भी कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।